वृद्धि और विकास में अंतर। डेफिनेशन बताओ ग्रोथ का। वृद्धि क्या होता है? तुम लोगों को लिखवाए थे ना पिछला क्लास में? दोनों लिखवाए, वृद्धि भी लिखवाए, शायद तुम नहीं था उस दिन। नहीं लिखवाए थे? अच्छा लिखवा देंगे। बताओ पिंटू, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है? जल्दी बताओ एक एक लाइन में। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और विकास में पहला अंतर क्या हो सकता है? एक शब्द लिख रहे हैं वृद्धि, दूसरा साइड लिख रहे हैं विकास। पहला अंतर क्या है दोनों में? क्या होता है वृद्धि, क्या होता है विकास? वृद्धि कैसी प्रक्रिया है? हाँ ठीक ठीक, विकास सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और वृद्धि कभी कभी होती है। कभी कभी नहीं होती है, ऐसे नहीं बोलेंगे, कभी कभी होती है। वृद्धि का एक टाइम पीरियड निश्चित होता है। वृद्धि का एक टाइम पीरियड निश्चित होता है, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि बंद हो जाता है। ठीक है। और विकास सतत चलती रहती है। ठीक है, और कोई दूसरा? हाँ गुणात्मक मात्रात्मक, सही बोल रहा है। और चलो लिखवा देते हैं, दोबारा से लिख लो, दो चार पॉइंट एक्स्ट्रा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट लिखो, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक आंतरिक मतलब अंदर। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। होती है कि नहीं होती है? जैसे लंबाई की अगर बात करें, जैसे अगर एक एग्जांपल है लंबाई का, मोटाई का या वजन का, तो ये क्या हो रहा है, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में दिखता है। यानी जो वृद्धि होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। शारीरिक परिवर्तन होता है इसमें। होता है कि नहीं होता है? अगर विकास की बात करें, विकास वाले पॉइंट में लिखो, विकास शब्द का क्या अर्थ हुआ? क्या इसमें बाहरी परिवर्तन हो सकता है? नहीं। तो विकास में सिर्फ आंतरिक परिवर्तन होता है। विकास में सिर्फ आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, है कि नहीं? परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे क्या बोले इसमें, कोई व्यक्ति एक है, परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं या देखे जा सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है, आज उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हुआ, फिर अगले दिन पढ़ा और ज्ञान बढ़ा, तो उसमें क्या होता है, उसकी कुशलता बढ़ते जाती है। या कोई आदमी आज कोई काम सीख रहा है, दूसरा दिन काम सीखा, तीसरा दिन काम सीखा, तो उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। तो एग्जाम्पल में लिख देंगे कार्य क्षमता, कार्य कुशलता।
एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे इसमें? कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, और क्या, व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई आदमी ज्ञानवान हो जाता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हम लोगों को नजर आ सकता है। तो व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन। अच्छा, ये व्यवहारिक परिवर्तन दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। गलत संगति में आ गया तो गलत तरीका का कार्य करने लगेगा, व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा संगति में आ गया, अच्छा काम करने लगा, अच्छा परिवर्तन हो गया। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। अगला पॉइंट लिखो 2 नंबर में, इसके तरफ, वृद्धि की तरफ। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है और यह विकास का ही एक भाग है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट का ही तो बात हो रहा है ना, और यह विकास का ही एक भाग है। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक भाग है, ये नहीं कि ये अलग चीज है कोई। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक भाग है। विकास के साइड में लिखो, विकास अपने आप में ही, विकास अपने आप में ही विस्तृत अर्थ रखता है। विकास का क्या होता है? विस्तृत अर्थ। विकास अपने आप में ही विस्तृत अर्थ रखता है, अर्थात इसका क्षेत्र असीमित होता है, इसका क्षेत्र असीमित होता है, कोई सीमा नहीं है इसका क्षेत्र का। अर्थात इसका क्षेत्र असीमित होता है। इसका क्षेत्र कैसा है? असीमित है। विकास ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल नहीं होगा, विकास निरंतर चलते रहता है। अगला स्टेटमेंट में लिखेंगे, अगला स्टेटमेंट लिखो पहले वृद्धि के साइड में। वृद्धि की क्रिया, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। आजीवन करने का मतलब क्या हुआ? जीवन भर। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, अर्थात परिपक्व होने पर, परिपक्व लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं परिपक्व, अर्थात परिपक्व होने पर, परिपक्वता आ जाए, मैच्योरिटी, हाँ, उम्र नहीं करना है अभी यहाँ। परिपक्व होने पर, कोई ना 10 वर्ष में इतना परिपक्व हो जाता है कि तुम उसका बात नहीं समझो, अरे बाल बुढ़िया जैसा बात कर रहा है, बुढ़वा जैसा बात कर रहा है, नहीं बोलते हैं। परिपक्वता का कोई सम्मान निर्धारित नहीं किया गया है। अर्थात परिपक्व होने पर यह रुक जाता है, यानी वृद्धि रुक जाता है। अर्थात परिपक्व होने पर वृद्धि रुक जाता है। अर्थात परिपक्व होने पर वृद्धि रुक जाता है। विकास के बारे में क्या लिखेंगे? ये कभी नहीं रुकता है, तो विकास के साइड में लिखो अंतर। ऐसे लिखना चाहिए, कभी भी जब भी कभी अंतर लिखने के लिए आए तो कॉलम बना के लिखना है, एक साइड वृद्धि, दूसरे साइड विकास। यहाँ जैसा जिस आधार पे पॉइंट बनाया है उसी आधार पे इधर पॉइंट बनेगा, यहाँ जिस आधार पे पॉइंट बना है उसी आधार पे दूसरा पॉइंट उधर बनेगा। कंपेयर करना रहता है, तुलना करना रहता है। तो यहाँ परिपक्वता की बात कर रहे हैं और वृद्धि के रुकने की बात कर रहे हैं। विकास वाला में क्या होगा? वृद्धि नहीं रुक, विकास रुकेगा नहीं। तो लिखो विकास एक
विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलते रहती है, आजीवन चलते रहती है, अर्थात अर्थात परिपक्वता के बाद भी विकास होता है, अर्थात परिपक्वता के बाद भी विकास होता है। अगर कोई परिपक्व हो जाएगा तब भी उसका विकास होता है, अर्थात परिपक्वता के बाद भी विकास होता है। परिपक्वता के बाद भी विकास होता है। और क्या लिखें इसमें? वृद्धि के साइड में एक और पॉइंट लिखो। अच्छा एक चीज बताओ, वृद्धि रुक जाना मतलब क्या? हाइट बढ़ रहा है, एक समय आया हाइट बढ़ना बंद हो गया। वृद्धि रुकने का मतलब क्या हो गया? फिजिकल चेंज होता है, भौतिक चेंज होता है जो हम लोगों को दिखता है। चौथा पॉइंट लिखो, अगर बच्चे का, वृद्धि के साइड में लिखना, अगर बच्चे का शारीरिक वृद्धि हो रहा है, कोई बच्चा है उसका शारीरिक वृद्धि हो रहा है, अगर बच्चे का शारीरिक वृद्धि हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका अर्थ, तो इसका अर्थ यह नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। क्या स्टेटमेंट समझ में आया? क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर कोई एक बच्चा है वो लंबा बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका विकास भी हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि उसका जो दिमाग है इतना बढ़ रहा है कि वो जिस हाइट से वो बढ़ा है उसका दिमाग भी उतना ही बढ़ जाएगा, ये जरूरी। और बहुत तो लोगों को तो ऐसा देखते हैं कि 30-40 साल का भी हो जाता है लेकिन उसका दिमाग डेवलप नहीं करता है। यानी शारीरिक विकास से इस विकास का कोई अति लेना देना नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि शारीरिक विकास हुआ तो उसका विकास भी हो गया, ठीक है ना। अगर वृद्धि हो रहा है, शारीरिक विकास क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि हो रहा है तो विकास हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। वृद्धि हो रहा है तो विकास भी हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। इसका इधर का स्टेटमेंट में लिखो, इसका जस्ट उल्टा वाला शब्द। अगर बालक का विकास हो रहा है, अगर बालक में विकास हो रहा है, अगर बालक में विकास हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें वृद्धि भी हो, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें वृद्धि भी हो रहा है या हो। मतलब क्या बोले कि अगर कोई बच्चा है, बच्चे में अगर विकास हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका वृद्धि भी होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लिया पिंटू? हाँ ठीक है, छूटा नहीं ना प्रीति कि बोलना होगा दोबारा? ये कह रहा है दूसरा वाला अंतर में कि अगर कोई बच्चा डेवलप कर रहा है, मतलब उसका विकास हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी वृद्धि जरूरी नहीं है।
और यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अगर वृद्धि हो रहा है तो विकास भी हो रहा है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन बना के इसमें बहुत अच्छा सेट करता है सीईटी में। ठीक है, ये चार अंतर हो गया इसका, वृद्धि और विकास का। तो वृद्धि को अगर एक लाइन में डिफिनेशन देना रहे तो क्या बोलेंगे कि उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, पतला हो सकता है, नाटा हो सकता है। ठीक है, और अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वो सतत अभिक्रिया है, हमेशा चलते रहती है, वो हमेशा चलते रहती है। क्लियर हो गया? और तो इसमें कुछ नहीं छूटा। अच्छा, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि को कौन कौन ऐसा चीज है जो प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जैसे किसी का बच्चा नाटा रह गया तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपनी वजह से नाटा हुआ है, आनुवांशिक गुण के आधार पर भी वो नाटा रह सकता है। आनुवांशिक गुण के आधार पर वो लंबा हो सकता है, आनुवांशिक गुण के आधार पर वो क्या बोलते हैं काला हो सकता है या सफेद हो सकता है। ठीक है, तो जो कारक है वृद्धि और विकास का, अगला टॉपिक लिखो, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन वृद्धि को प्रभावित करता है कारक, कौन कौन विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक, क्या टॉपिक है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक। कारक का मतलब है कौन ऐसी चीजें हैं, कौन ऐसा तत्व है जो वृद्धि को भी प्रभावित करता है और विकास को भी प्रभावित करता है। नंबर 1 कारक लिखो, पोषण। अगर पोषण सही नहीं होगा तो वृद्धि और विकास में अंतर पड़ेगा। पहला कारक कौन सा है? पोषण। पोषण का क्या अर्थ हुआ? सही आहार, है ना, सही आहार। तो लिखो पोषण में उचित मात्रा में प्रोटीन, उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण आदि, खनिज लवण आदि पोषक तत्वों का भोजन में रहना अनिवार्य है। क्या स्टेटमेंट लिखवाया है? उचित मात्रा में, न तो कम न ही ज्यादा। ज्यादा भी होगा तब भी हानि करेगा, कम भी होगा तब भी हानि करेगा। तो उचित मात्रा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए उचित मात्रा में खान पान में? भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये जो पोषक तत्व हैं वो हमारे भोजन में कैसा होना चाहिए? उचित मात्रा में होना चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए, बेसी भी नहीं होना चाहिए। अगर कम बेसी होगा हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। ग्रोथ कम हो सकता है, ग्रोथ ज्यादा हो सकता है। देखो बहुत अभी जो शहर में मोटापा का बीमारी हो गया, खास तौर पर लड़कियों में। क्यों? जो तला हुआ चीज है मार्केट का वो लोग ज्यादा खाती है। चाहे लड़का जो तला हुआ चीज ज्यादा खाता है, देखते हो उम्र से ज्यादा मोटा दिखने लगता है, उम्र से ज्यादा वहां ज्यादा उसको मिलने लगता है। घर में अपना गांव घर में देखो, बच्चा है घर में खाने के लिए वही चावल दाल सब्जी है, अलग से कोई चीज देता नहीं है, दुबला पतला रह जाता है बच्चा, सही ढंग से उसका शरीर लगता नहीं। क्यों? शरीर को जितना चाहिए उतना चीज उसको नहीं मिल पा रहा। यानी पोषण की कमी हो गई तब भी वृद्धि और विकास में अंतर पड़ गया। पोषण में मात्रा में खनिज मिनरल्स या इसका मात्रा कुछ ज्यादा हो गया, वसा घी आदि का मात्रा ज्यादा हो गया, क्या हो गया? मोटा हो गया। दोनों में तो प्रॉब्लम है। इसलिए क्या बोला कि जो हमारा भोजन है उसमें पोषण क्या होना चाहिए?
उचित मात्रा में होना चाहिए, और ये वृद्धि और विकास दोनों का पहला कारक है। पोषण होना चाहिए, जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में भोजन में होना चाहिए। अगर पोषक तत्व उचित मात्रा में भोजन में है तो पोषण अच्छा हुआ, बच्चे का पोषण अच्छा हुआ। और बच्चे को देख करके पता चल जाता है कि उसके घर में उसका जो गार्जियन है उस किस लेवल के हैं, नहीं उसके घर में कितना चीज है कि उसका लालन पालन कैसा हो रहा है। ऐसा जरूरी ना, बहुत लोग ऐसा भी होता है कि सब कुछ है लेकिन बच्चे को ध्यान नहीं दे पाता है, वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन जिस घर में अगर चीज है तो बच्चा खाएगा ही, नहीं है तो कहां से खाएगा। अगला पॉइंट लिखो, वंशानुगत। दूसरा कारक कौन सा हो गया, वंशानुगत। लंबाई मोटाई ये भी वंश पर भी डिपेंड करता है। दूसरा कारक क्या है, वंशानुगत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वंशानुगत को हेरिडिटी, HERI, हेरिडिटी, HERIDITY, हेरिडिटी। लिखो, शारीरिक एवं मानसिक विकास में, शारीरिक एवं मानसिक विकास में हेरिडिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। हेरिडिटी यानी वंशानुगत का महत्वपूर्ण योगदान है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में वंशानुगत यानी हेरिडिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट इसी में लिखना, माता पिता के गुण और अवगुण दोनों का प्रभाव, माता पिता के गुण और अवगुण दोनों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो अगर माता पिता के गुण अवगुण का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब बच्चों पर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, वंशानुगत है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वंशानुगत है। तो ये एक कारण हो गया, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक ये हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा कारक क्या लिख सकते हैं, लिंग। तीसरा कारक क्या लिख सकते हैं, लिंग। लिंग भी एक कारक है। कैसे, देखो, लड़का और लड़की के विकास के क्रम में विविधता पाई जाती है। विकास क्रम में क्या पाई जाती है, विकास क्रम में विविधता। हम क्या बोले, लड़का और लड़की के विकास के क्रम में विविधता पाई जाती है। मतलब कोई लड़की ऐसी है जो समय से पहले मैच्योर हो जा रही है, कोई लड़का ऐसा है जो समय के बाद भी मैच्योर नहीं हो रहा है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ। अगला पॉइंट लिखो, ये पॉइंट सेकंड पूरा हो गया ना, लड़का और लड़की के विकास के क्रम में विविधता पाई जाती है। लड़कों में किसी अवस्था में विकास का क्रम तेज होता है, लड़कों में किसी अवस्था में विकास का क्रम तेज होता है। तो लड़कियों में भी किसी अवस्था में विकास का क्रम तेज होता है। दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। लड़की का एक ऐसा उम्र है जहां उसका शारीरिक और मानसिक विकास काफी तेजी से हो रहा है,
लड़कों में भी एक ऐसा अवस्था आता है जहां उसका शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। तो विकास के क्रम में दोनों का क्या है, एक अलग अलग अवस्था है। कोई 10 से 12 की अवस्था में काफी तेजी से बढ़ गया, कोई 15 से 16 में तेजी से बढ़ गया। अलग अलग क्रम हो सकता है। हो गया, स्टेटमेंट पूरा हुआ। अच्छा, और क्या अंतर हो सकता है, वृद्धि और विकास को और कौन प्रभावित कर सकता है? वायु और प्रकाश। वायु और प्रकाश ये भी विकास के क्रम को प्रभावित करेगा। वायु और प्रकाश भी विकास के क्रम को प्रभावित करेगा। खोलो इसको। कैसे? खोल के देखा, बंद हो गया। कैसे प्रभावित करता है वायु और प्रकाश? कोई बच्चा जन्म ले, ठीक है, उसको सूरज का रोशनी ना मिले या शुद्ध ऑक्सीजन हवा नहीं मिले, क्या उसका डेवलपमेंट सही ढंग से होगा? फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। पॉइंट बना के लिखो। स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छ वायु स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। और अगर नहीं मिला स्वच्छ वायु तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। यदि स्वच्छ वायु नहीं मिले, यदि स्वच्छ वायु नहीं मिले तो बीमारी हो सकती है। तो बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो वायु का बात कर लिया, प्रकाश का बात करते हैं। लिखो, शारीरिक विकास के लिए, पॉइंट बना के, शारीरिक विकास के लिए सूर्य का प्रकाश अति महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य का प्रकाश अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या मिलता है सूर्य के प्रकाश से हमको? विटामिन डी और गर्मी उष्मा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो विकास के लिए अनिवार्य है। जो विकास के लिए अनिवार्य है। लिख लिए? पांचवा कारक क्या हो सकता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पांचवा कारक कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, GLANDS, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ENDOCRINE, इंडोक्राइन, GLANDS, ग्लैंड्स। लिख लिया? क्या करता है ये? इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या प्रभावित होता है? बायोलॉजी पढ़ा है तुम लोग? क्या क्या होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से? हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हो नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है? हार्मोन निकालता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और हार्मोन हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना के लिख लो। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है, जो
शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है, जो शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है, जो शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। हो गया। छठा कारक और क्या हो सकता है? शारीरिक कार्य। छठा फिजिकल वर्क, PHYSICAL WORK, फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क जरूरी है कि नहीं डेवलपमेंट के लिए? देखो, जो बच्चा काम काज करने में व्यस्त रहता है, उसका शरीर का जो डेवलपमेंट होता है मजबूत होता है, जल्दी होता है। और कोई घर में बैठे पड़ा पड़ा रहता है, उसका शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो फिजिकल वर्क की भी जरूरत है। इसलिए बड़ा बड़ा घर का जो लोग है, वो लोग तो खेत में जाता नहीं है, साइकिल चलाएगा नहीं, ठीक है, कार में जाएगा। तो अपने आप को फिजिकल वर्क करने के लिए क्या करता है, वो लोग जिम जाता है। वो एक स्टैंडर्ड अलग हो गया, डंबल उठा रहा है। अरे हम लोग बोरा उठाए, वो क्या उठाया? डंबल उठाया। हम लोग साइकिल चला के पैर को मजबूत किए, वो रेस वाला वो साइकिल आता है, वो चलाता है घर में खड़े खड़े, ठीक है। करना उसको भी है, अगर फिट रहना है तो काम उसको भी करना पड़ेगा, फिजिकल काम उसको भी करना पड़ेगा। और अगर फिट नहीं रहना है तो ठीक है, खाओ पियो सो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन बीमार होना होगा पड़ोगे, जैसे आराम। तो फिजिकल वर्क आवश्यक है। आप किसी न किसी रूप में आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। अगर फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, आपका शरीर एक समय साथ नहीं देगा, मजबूत नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो फिजिकल वर्क भी आवश्यक है कि नहीं? तो अगला पॉइंट बना के लिख लो। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे लिखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक कार्य अति आवश्यक है। शारीरिक कार्य अति आवश्यक है। इसलिए लोग देखता है गांव घर में बच्चा सबको कहता है, अच्छा जाओ एक लोटा पानी ले आओ। वो इसलिए नहीं कि उससे पानी मंगवाना है, इसलिए कि उसको उसका ट्रेंड बनाना है। उसका काम, उसका अभी 4-5 साल का बच्चा, उसको एक लोटा पानी लाने को बोले, इसका नहीं कि उसको लेबर चाइल्ड वेलफेयर केस में अरेस्ट कर लो उसको, ठीक है। उसको एक लोटा पानी लाने के लिए बोला, इसलिए गया है, उसके पीछे जो साइकोलॉजी ये है कि उसको एक लोटा पकड़ने में आसानी हो। एक बार पटकेगा, अगला बार पटकेगा, फिसलेगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा वो छिटक जा रहा है, उसका ताकत बढ़ता है हाथ का। तो छोटा मोटा काम बच्चों से क्यों माता पिता कहते हैं करने के लिए? ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमको मेरे पर धोप जमा रहा है, आदेश दे रहा है, नहीं। इससे आपका शरीर मजबूत होगा, इसलिए माता पिता बोलते हैं। आजकल बेटा बेटी रहेगा, बेटे में मम्मी चाय दे देना, ठीक है, मम्मी चाय ला करके देगी तो बेटा बेटी पिएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन में जो आपको लोटा पानी कोई कोई सोचता है कि बहुत काम करवाया छोटा में हमसे, हम जब बुद्धि नहीं था ना, खूब काम करवाया है हमसे, अब बदला लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो काम आपसे करवाया नहीं गया, आपको स्वस्थ रखने के लिए आपसे छोटा छोटा काम दिया गया, उससे आपका शरीर डेवलप हुआ, ठीक है। आपको काम नहीं करवाया गया। क्या लिखवा है? यह मानव की आयु को बढ़ाता है, यह मानव की आयु को बढ़ाता है। आप अधिक फिट रहेंगे तो अधिक दिन जीवित रहेंगे। यह मानव की आयु को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया आज? वृद्धि और विकास में अंतर, और वृद्धि और विकास के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से तत्व हैं जो उस पर अच्छा रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लिए। क्या क्या? पोषण, वंशानुगत, लिंग, वायु प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियां और शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य, ये सारे के सारे ग्रोथ, वृद्धि के लिए और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था। और क्या पढ़ेंगे? अच्छा, वृद्धि की जब अवस्थाएं बता रहे थे तो कौन कौन सा अवस्था बताए थे? स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट बताए थे, वृद्धि की अवस्था नहीं बताए हैं। देखो, वृद्धि की अवस्थाएं,
अगला टॉपिक वृद्धि की अवस्थाएं। वहां लिखवाए नहीं थे, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आया कि वो वृद्धि वाला ही लिखवाए हैं, वैसे फिर भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले विकास के चरण में क्या बताया था, पहला पॉइंट क्या था, लिखो देखो। ठीक है ना, तो उसी में जो विकास है, हम क्या बोले, वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है, को ना, क्या बोल रहा था तुम इधर, हम क्या बोले उस समय कि वृद्धि जो है विकास का ही एक भाग है। तो विकास हो रहा है मतलब वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है मतलब वृद्धि हो रहा है। उसमें हम लोग 5 चीजों का बात कर चुके थे। एक प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद भी होता है, किशोरावस्था के बाद क्या होता है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था भी 3 प्रकार का होता है, वो लिख लो। तो एक जगह कर देते हैं, वृद्धि की अवस्था में एक जगह कर देते हैं इसको। पहला क्या लिखवाए थे, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, ये डेवलपमेंट का ही भाग है और वृद्धि का भी यही अवस्था होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वृद्धि क्या है, उसी का एक भाग है। तो प्रसव पूर्व अवस्था को इंग्लिश में क्या लिखवाए थे, स्पेलिंग बोलो, प्री नेटल। दूसरा क्या बोले थे, शैशवा अवस्था, इंग्लिश में क्या बोले थे इसको, इनफेंसी, INFANCY। तीसरा क्या बताए थे, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यानी बाल अवस्था से जस्ट पहले, इसको इंग्लिश में क्या बोले थे, EARLY, अर्ली चाइल्डहुड। चौथा क्या बोले थे, उत्तर बाल्यावस्था, इंग्लिश में क्या बोले थे, लेटर, लेटर मतलब होता है बाद में, LATER, LETTER, लेटर मतलब पत्र, चिट्ठी, LATER मतलब बाद में, बाद में का हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ठीक है ना, तो लेटर चाइल्डहुड। पांचवा क्या बोले थे, किशोरावस्था, इंग्लिश में एडोलसेंस। और अब हम इसमें जोड़ रहे हैं छठा, क्या बोले, प्रौढ़ावस्था को भी हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, युवा प्रौढ़ावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, 7वां में लिखेंगे, युवा के बाद क्या होते हैं, परिपक्व, परिपक्व प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा देख के डैश लिख सकती हो या एक साथ में लिख सकती हो, प्रौढ़ा अवस्था ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो, दोनों तरह से लिख दिए। और 8वां, परिपक्व के बाद बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं ना, तो वृद्ध लिख सकते हैं इसको, वृद्ध प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। अगर एज की बात करें, अगर एज की बात करें तो एज, इसको युवा प्रौढ़ावस्था का एज क्या हो सकता है, 18 से कितना, नहीं, 25, कितना, 40, नहीं नहीं नहीं, 18 से 40 वर्ष, इसको 40 से 65 वर्ष, और इसको 65 प्लस, जितना जा सके, जितना दिन जी सके, है कौन, ये क्या होता है, अरे इसमें नहीं पढ़ना है। किशोरा अवस्था जो एडोलसेंस है, उसके बाद युवा प्रौढ़ावस्था जोड़े आज हम, उम्र कितना, 18 से 40, परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65, और 65 साल अगर जीवित रह गए तब वृद्ध अवस्था में जाएंगे, तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था कितना,
65+, 65+ जितना दिन आगे जा सको। समझ में आया? समझ में आया? चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज आज बता देते हैं। हो गया, इसको मिटा दें। वृद्ध प्रौढ़ावस्था, युवा परिपक्व, युवा हो गया, परिपक्व हुआ और वृद्ध हुआ। प्रौढ़ावस्था को भी 3 भाग में बांटे, अलग अलग कर दिए उसको। दो शब्द लिख रहे हैं, इसका हिंदी मीनिंग बताना। NATURE पढ़ते हैं इसको नेचर, इसका हिंदी क्या होता है? और एक शब्द होता है NURTURE नर्चर, इसका हिंदी क्या होता है? नेचर और नर्चर क्या होता है पिंटू? पढ़ना है तुम लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन आता है नेचर और नर्चर से। एक बच्चा बहुत संस्कारी है, एक बच्चा बहुत संस्कारी है और एक बच्चा बहुत उदंड है। दोनों में नेचर में परिवर्तन हो रहा है और नर्चर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? नेचर उसका क्या है एक का, ठीक है, नर्चर उसका खराब हुआ तभी तो उसका नेचर खराब हुआ। अगर आप उसका सही ढंग से लालन पालन नहीं किए तो क्या हो गया? वो बिगड़ गया। जिसका लालन पालन, जिसका नर्चर अच्छा से, नर्सरी नाम सुना है? नर्सरी क्लास क्यों बोला जाता है? या फिर जहां पेड़ पौधा से लाने जाते हो उसको भी नर्सरी ही बोलता है। नर्सरी क्यों बोलता है? क्योंकि वो जो जो अवस्था है, शिशुअवस्था, छोटा वाला जो अवस्था है, वहां पे उसको सही ढंग से उसको विकास किया जाता है। एक बच्चा का ठीक ढंग से अगर नर्चर करोगे, सही ढंग से लालन पालन करोगे तो वो एक अच्छा बच्चा बन जाता है, नहीं बन जाता है? तो नेचर और नर्चर दो शब्द है। लिखो यहाँ पे, टॉपिक का नाम लिखो, नेचर तथा नर्चर। टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? नेचर तथा नर्चर। कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, किसी का नेचर खराब हो जाए, हो जाए, यह किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके माता पिता पर भी डिपेंड करता है। और अगर माता पिता पर डिपेंड करता है मतलब वो आनुवांशिक है? नहीं, ठीक। अगर किसी का नर्चर अच्छा होता है, अगर किसी का नर्चर अच्छा होता है तो उसके माता पिता पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उसका लालन पालन कैसा किया। एक स्टेटमेंट बना के लिखो, नेचर, नेचर स्टैटिक अर्थात फिक्स होता है। नेचर स्टैटिक अर्थात फिक्स होता है, जबकि नर्चर, जबकि नर्चर आसपास के वातावरण पर, आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं इस लाइन में? नेचर जो है वो क्या होता है? वो स्टैटिक होता है, वो फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो नर्चर है वो किस पे डिपेंड करता है? वातावरण पर भी डिपेंड करता है। आप बच्चा को खराब चीज नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन आसपास का बच्चा गाली दे रहा है तो बच्चा गाली सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सीखेगा। तुम बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हो अपने घर में, लेकिन बगल वाला बच्चा सब जाकर के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ रहा है, बुरा बच्चा सीखेगा कि नहीं सीखेगा? सीखेगा। नर्चर किस पे डिपेंड करता है? वातावरण पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट लिखो, नेचर आनुवांशिक होता है। नेचर आनुवांशिक होता है,
पॉइंट बना के लिखो, नेचर आनुवांशिक होता है, जबकि नर्चर आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं। नेचर मतलब यहाँ सिर्फ स्वभाव लेकर के नहीं चलना। नेचर मतलब वो तुम्हारे हेयर का जो कलर है वो भी एक नेचर में आता है, तुम्हारे जो चेहरा का कलर है वो भी एक नेचर में आता है। ये सिर्फ गुण और अवगुण पे नहीं होता है। तो क्या लिखवाए अभी हम पॉइंट, नेचर आनुवांशिक होता है जबकि नर्चर आनुवांशिक नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, हम लोगों का बाल कैसा है, काला है। हम लोगों का बाल काला है। अंग्रेज का बाल सब कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। कैसा होता है लोगों का बाल, सफेद होता है। क्यों, आदमी वो है, हम लोग जैसे पैदा हुए वो भी वैसा ही पैदा हुआ, प्रोसेस तो सेम ही है, लेकिन वहां पे आनुवांशिकता का अंतर हो जाता है। किसका अंतर हो जाता है, आनुवांशिकता का अंतर हो जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे हेयर होता है, हेयर का जो कलर होता है वो परिवर्तन होता है आदमी का, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। इंडिया में भी कई लोग ऐसा है जिसका व्हाइट कलर हो जाता है बाल का, उसके आनुवांशिकता का की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, आंख का हम लोगों का रेटिना देखो कैसा है, ब्लैक। क्या हम लोगों के आसपास में कोई ऐसा आदमी है जिसका ब्लैक नहीं हो, है कि नहीं है, आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। उसका लेंस, आंख का जो लेंस है वो ब्लैक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका आनुवांशिकता का वो प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके आनुवांशिकता में क्या मिला, ब्लैक वाला आई नहीं मिला उसको, ब्लैक रेटिना नहीं मिला उसको, उसका कलर चेंज हो गया। तो एक एग्जाम्पल आ जाएगा, अगर हेयर फॉल, कलर ऑफ हेयर यानी बालों का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट व्यक्ति का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। समझ में आया बात। और जो भी नेचर है वो क्या पहले ही बोले एस्थेटिक होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। नेचर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, एस्थेटिक होता है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जबकि नर्चर जो होता है परिवर्तन हो सकता है। आज हम बहुत बदमाशी कर रहे हैं, समाज खराब था, यहाँ हम जो सीखे वो करने लगे। हमको उठा के माँ बाप पहुंचा दिया दूसरे जगह हॉस्टल में। कहाँ पहुंचा दिया, हॉस्टल में। बच्चे को कहाँ पहुंचा दिया, हॉस्टल में। 2 दिन 4 दिन 10 दिन बदमाशी कर 2-4 थप्पड़ खाया मास्टर मास्टरनी से, क्या हो गया, उसका नर्चर थोड़ा परिवर्तन होगा, ठीक हो जाएगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी बन जाएगा। तो वो परिवर्तनशील है। ये क्या होगा, समाज पे डिपेंड करता है। अगर समाज चेंज कर देंगे ये परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नर्चर क्या, नर्चर क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ये समाज में डिपेंड कर रहा है, वातावरण में डिपेंड कर रहा है। अगर हम वातावरण चेंज कर देंगे तो उसका जो नर्चर है, उसका जो पालन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, अभी लिखवा देंगे सब। और क्या हो सकता है इसमें, अगर हेरिडिटी की बात करें, नेचर की बात करें जो कि आनुवांशिक है, उसमें क्या होता है कि आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आप चाह करके भी अपने व्हाइट बाल को काला नहीं कर सकते, कितनों डाई लगा लीजिए, 2 दिन शैम्पू मारिएगा, फिर वो ब्लैक है तो ब्लैक रहेगा, काला है हिंद और व्हाइट है तो व्हाइट हो जाएगा। यानी जो हेरिडिटी से जो प्राप्त हो रहा है, जो नेचर से प्राप्त हो रहा है, इसको आप चाह करके भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल कर लिए तो कर लिए, तो एक दिन 24 घंटा 48 घंटा तक डाई कर लीजिए व्हाइट बाल को, तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली वो काला नहीं कर सकते आप। यहाँ से हो गया एक चीज और पॉइंट किसका, नेचर का, कि वो क्या होता है, फिक्स होता है, आप उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। जबकि जो नर्चर वाला है उसमें हम लोग परिवर्तन ला के दिखा दिए। कैसे, एक बच्चा जो उदंड था, उसको वातावरण खराब मिल रहा था, उसको हॉस्टल में ले जाकर के अच्छे जगह रख दिए तो डिसिप्लिन हो गया, तो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। और क्या इसमें बात कर सकते हैं, एक पॉइंट, कितना काफी है, पॉइंट बना के लिखो, कई पॉइंट लिखे, क्या क्या लिखे 2 पॉइंट में। ठीक है, नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, नेचर
कॉम्प्लेक्स होता है अर्थात जटिल होता है, ठीक है, जबकि नर्चर डायनेमिक होता है। डायनेमिक करने का मतलब जिसमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ, डायनेमिक, DYNAMIC, इंग्लिश शब्द लिखना पड़ रहा है हमको, डायनेमिक का हिंदी देख लेना। क्या बोले अभी स्टेटमेंट? नहीं, पूरा लाइन पढ़ो। कॉम्प्लेक्स होता है यानी जटिल होता है, और नर्चर क्या होता है? डायनेमिक होता है, यानी हम लोग उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक और पॉइंट क्या बोल रहे थे? जैसे हेयर कलर, एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? बालों का रंग, बालों का रंग कैसा है? ये नेचर है कि नर्चर का है? ये नेचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। बालों का रंग किसका एग्जाम्पल हो गया? नेचर का। और एक और क्या पॉइंट बनाए थे? हाँ, तो डायनेमिक में क्या अति किए? जैसे वातावरण चेंज करेंगे तो गुण स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना हो गया ना? इतना हो गया? चलो ठीक है। तो यहाँ इसको नर्चर और नेचर में अंतर पता चल गया। नर्चर और नेचर से एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अगर एक बच्चा है, वो बहुत उदंड स्वभाव का है, और 5 साल के बाद जब उसके माता पिता ने उस बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, कहानी बना करके बोल दिया, और वहां वो बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो गया, तो ये किसका उदाहरण होगा? तो उसका नर्चर का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? नर्चर का। एक व्यक्ति है जो भारत में जब था तो उसके बाल काले थे, कुछ दिनों के बाद उसके बाल स्वयं ही सफेद हो गए, यह किसका उदाहरण है? नेचर का, प्रकृति का। क्यों? क्योंकि वो चीज अपने हाथ में नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो नेचर और नर्चर में अंतर पता चल गया। नेचर और नर्चर में अंतर पता चल गया। ठीक है, और क्या पढ़ा है इसमें? एक शब्द है, लिखो, अधिगम। अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन रहता है। अधिगम, कोई जानता है अधिगम का अर्थ? प्रीति, अधिगम हिंदी में लिखे हैं अधिगम, पता है क्या होता है? नाम सुना है कभी? क्या होता है? तुम तो पढ़ा है, बताओ जल्दी। नहीं जानते हैं तो क्या पढ़ा है? पिंटू, अधिगम शब्द सुना है? एग्जाम में आया सुने भी हैं। था। तुम सुना है? बताओ क्या होता है अधिगम का? बताओ। सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लर्निंग, LERNING। और अधिगम शब्द ऐसे डायरेक्ट लोग नहीं समझ पाएगा जब तक पढ़ेगा नहीं, लेकिन लर्निंग अगर बोल देते डायरेक्ट तो मतलब सीखना है। नहीं, लेकिन हिंदी का एक विशेषता ये है कि इसके बातों में बहुत खूबियां हैं। अधिगम, अधिगम का क्या अर्थ हुआ? सीखना। लिखो, पहला पॉइंट तो ये लिखना होगा। अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या ये सीखना जो शब्द है, जो हम लोगों के लाइफ में है, वो फिक्स टाइम तक होता है कि चलते रहता है? बहुत दिन तक चलते रहता है कि निरंतर चलते रहता है? निरंतर चलते रहता है। तो अगला पॉइंट लिखो, अधिगम, अधिगम जीवन पर्यंत, मतलब आजीवन, जीवन पर्यंत। अधिगम जीवन पर्यंत चलते रहता है, यानी सीखना कभी बंद नहीं होता है। सीखना कभी बंद होता है? अधिगम जीवन पर्यंत चलते रहता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं,
जिससे जिससे हमारे व्यवहार में हमारे व्यक्तित्व में कोमा देखे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। ज्ञान जब हो जाता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। अरे मास्टरवा उधर चल गए रे, दोनों शब्द में अंतर है कि नहीं? जब ज्ञान हो गया तो मास्टरवा तो नहीं बोलेगा वो, ठीक है, मास्टर साहब बोलेगा, ठीक, प्रणाम करेगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या बोलेगा? है मास्टरवा उधर जा रहा है। अंतर है कि नहीं? तो जब ज्ञान हुआ तो व्यक्तित्व में परिवर्तन भी होता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन भी होता है। तो जीवन पर्वत हम लोग ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अधिगम होते रहता है। और जब अधिगम होने लगता है, होता रहता है, तो हम लोगों के जीवन में क्या व्यवहार में भी परिवर्तन होता है और व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया? एक पॉइंट और लिखो, अधिगम व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोर्स करना है, पढ़ना है, वहां सबसे पहले यही चीज सिखाया जाता है कि हम अपने व्यवहार को कैसे सही करें, हमारी पर्सनालिटी कैसे अच्छा हो। तो उसके लिए क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या शब्द लिखा है अभी? अधिगम व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, अधिगम व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान तथा हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करता है, सहयोग करता है। पिंटू बीटी है कि बीएड है? बीटी। प्रीति, तुम्हारा बीटी है कि बीएड है? बीएड है। तुम लोगों का बीटी, तुम्हारा बीटी। तुम बीटी किया, कोई बीएड किया, क्या लक्ष्य है? किस लिए बीटी किया, किस लिए बीएड किया? जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि हमको मास्टरी करना है, शिक्षक बनना है। चाहे हम पहला से पांचवा को पढ़ाएं, चाहे छठा से, ठीक है, बीटी बीएड करने का यही लक्ष्य था। तो अगर आप बीटी बीएड नहीं पढ़ते, अपना ज्ञान अर्जित नहीं करते, अधिगम नहीं करते, नहीं सीखते, तो क्या आप पढ़ा सकते? क्या आपका विकास होता एक शिक्षक के रूप में? व्यक्तित्व का जो विकास है वो शिक्षक के रूप में होता नहीं होता। तो आपने लर्निंग किया, क्या क्या? अधिगम किया। किसका? कि कैसे पढ़ाना है। क्या पढ़ रहे हैं बीटी बीएड में? यही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, यही तो जानकारी। अब हमको जानकारी रहेगा तो दूसरे को हम क्या जानकारी देंगे? तो अधिगम क्या किया? आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया कि नहीं लाया? कि अब हम शिक्षक के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। लक्ष्य तो यही है। बीटी और बीएड करने का क्या लक्ष्य हो गया? शिक्षक बनना, बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए, तो लक्ष्य निर्धारित किए तो आपने अधिगम अर्जित किया। अधिगम कैसे अर्जित किया? बीटी करके, पूरा कोर्स कर लिए, बीएड कर लिए पूरा कोर्स करके। तो जब अधिगम हो गया तब क्या हुआ कि आपका एक लक्ष्य बना। लक्ष्य क्या बना? कि हमको शिक्षक बनना है। तो इस शिक्षक बनने के लिए हमको क्या आवश्यक था? हमारा व्यक्तित्व का विकास आवश्यक था। किस रूप में? एक शिक्षक के रूप में। दूसरा क्या आवश्यक था? अधिगम आवश्यक था, यानी जानकारी आवश्यक थी, ज्ञान आवश्यक था, लर्निंग आवश्यक था। तो हमने लर्निंग किया। तो अभी स्टेटमेंट में क्या लिखा है? हमारे लक्ष्यों के प्राप्ति में सहयोग करता है। अगर लर्निंग नहीं रहेगा तो लक्ष्य प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। तो लक्ष्य में सहयोग कौन कर रहा है? अधिगम कर रहा है। हम जो सीख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसको वो हमारा क्या करेगा? सहयोग करेगा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? और क्या लिख सकते हैं इसमें? काफी है इतना तो। अब कल करेंगे। कितना टाइम हुआ?
भूख लग गया, 6 बजे से बक रहे हैं। ठीक है, कल क्लास करेंगे 8 बजे से ही। क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक।